अकबर के महल से आया तैरने वाला ऊंट जो सिर्फ उड़ता था, बीरबल ने कैसे पकड़ा। हिंदुस्तान के दिल आगरा में उस रात खामोशी कुछ ज्यादा ही गहरी थी। इतनी गहरी कि जमुना नदी के बहने की आवाज भी लाल किले की दीवारों से टकराकर किसी डरावनी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। मुगलिया सल्तनत का वो दौर था जब बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का सिक्का पूरी दुनिया में चलता था। मगर आज रात बादशाह की नींद उनकी आंखों से ऐसे गायब थी जैसे रेगिस्तान से पानी। अगर आप ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियों के शौकीन हैं और चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी दास्तां लाते रहें, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, क्योंकि आज का ये सफर आपके दिमाग के हर तर्क को कसौटी पर कसने वाला है। तो हुआ यूं कि आधी रात का वक्त था। प्रहरी अपनी मशाले थामे पहरा दे रहे थे। तभी बादशाह अकबर अपने शयन कक्ष की खिड़की पर आकर खड़े हो गए। उनकी नजर आसमान में लटके चांद पर थी, लेकिन दिमाग में एक अजीब सी उलझन चल रही थी। दरअसल पिछले 3 दिनों से बादशाह को एक ही सपना बार बार आ रहा था। एक ऐसा अजीबोगरीब जानवर जो दिखने में तो बिल्कुल रेगिस्तान के जहाज यानी ऊंट जैसा था, लेकिन उसके पैर नहीं थे। पैरों की जगह मछलियों जैसे पंख थे और वो जमीन पर चलने के बजाय हवा में ऐसे तैर रहा था जैसे कोई पानी में तैरता है। सपने में वो ऊंट बादशाह की खिड़की के पास आता और इंसानी आवाज में कुछ बोलने की कोशिश करता, लेकिन इससे पहले कि बादशाह उसकी बात सुन पाते, उनकी आंख खुल जाती। बादशाह इसे महज एक वहम मानकर भूल सकते थे, लेकिन मुसीबत यह थी कि आज शाम ही उनके सबसे खास जासूस ने खबर दी थी कि महल के पुराने तहखाने के पास, जो बरसों से बंद पड़ा है, संतरियों ने हवा में कुछ तैरता हुआ देखा है। यह खबर आग की तरह बादशाह के ज़हन में फैल गई। अगली सुबह दीवान खास खचाखच भरा हुआ था। नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे, लेकिन हवा में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। मुल्ला 2 प्याजा अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बार बार बादशाह की तरफ देख रहे थे, जो आज बेहद गंभीर मुद्रा में थे। बादशाह ने एक गहरा सांस लिया और अपनी भारी आवाज में कहा, दरबारियों, आज हम कोई सियासी मसला हल करने नहीं बैठे हैं। आज कुदरत की एक पहेली ने हमें घेर लिया है। उन्होंने अपने सपने और जासूस की गवाही का जिक्र किया। जैसे ही बादशाह ने उस विचित्र प्राणी का हुलिया बताया, एक तैरने वाला ऊंट जो सिर्फ उड़ता है, दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। किसी ने इसे अपशकुन बताया तो किसी ने इसे बादशाह का वहम। मुल्ला 2 प्याजा को अपना मौका मिल गया। वो अपनी जगह से उठे और बड़े ही नाटकीय अंदाज में बोले, जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने ऐसी कहानियों का जिक्र किया है। इसे असीर आसमान कहा जाता है। सुना है ये जानवर उसी राजा के महल में प्रकट होता है जिसका इकबाल बुलंद हो, लेकिन इसे पकड़ना नामुमकिन है। ये हवा का बना होता है और पानी में रहता है, मगर न तो ये भीगता है और न ही इसे कोई छू सकता है। इसे पकड़ने के लिए तो शायद कोई जादूगर ही चाहिए होगा, या फिर मुल्ला ने तिरछी नजरों से बीरबल की ओर देखा, या फिर कोई ऐसा शख्स जो खुद को अक्ल का बादशाह समझता हो। अकबर की नजरें तुरंत बीरबल पर गई। बीरबल हमेशा की तरह शांत थे, लेकिन उनके माथे पर चिंता की एक बहुत ही बारीक लकीर थी। वो जानते थे कि बादशाह का ये सपना महज सपना नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई गहरी साजिश या कोई अनसुलझा रहस्य है। अकबर ने बीरबल को चुनौती देते हुए कहा, बीरबल, मुल्ला जी का कहना है कि यह नामुमकिन है, लेकिन हमारी जिद है कि हमें वो तैरने वाला उड़ता हुआ ऊंट अपने दरबार में चाहिए, जिंदा, और वो भी अगले 7 दिनों के भीतर। अगर ये महल के आसपास देखा गया है तो इसका मतलब है कि ये यही कहीं है। अगर तुम उसे पकड़कर हमारे सामने पेश कर सके तो तुम्हें वो इनाम मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो हमें यह मानने पर मजबूर होना पड़ेगा कि बीरबल की अक्लमंदी भी अब बूढ़ी हो चुकी है। बीरबल ने उठकर झुकते हुए सलाम किया, जहां पनाह, अगर वो वजूद रखता है
तो वो आपकी खिदमत में हाजिर होगा। बस मुझे कुछ वक्त और खुली छूट चाहिए। बीरबल दरबार से तो पूरे आत्मविश्वास के साथ निकले, लेकिन उनके दिमाग में तूफान चल रहा था। एक ऊंट जो तैरता है और उड़ता है, ये विज्ञान और कुदरत के नियमों के खिलाफ था। बीरबल सीधा अपने घर नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद खबरी, जिसका नाम कालू था, उसे बुलाया। कालू आगरा की हर दीवार, हर नाले और हर गुप्त रास्ते से वाकिफ था। बीरबल ने कालू को महल के उस पुराने तहखाने की निगरानी पर लगा दिया, जहां संतरियों ने उस साये को देखा था। दोस्तों, कहानी में अब जो मोड़ आने वाला है, वो आपको हैरान कर देगा। इसलिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस रहस्य का हिस्सा बन सके। पहली रात बीरबल ने महल के नक्शों का अध्ययन करने में बिताई। उन्होंने पाया कि जिस तहखाने की बात हो रही है, वो असल में हुमायूं के दौर में बनाया गया एक गुप्त निकास द्वार था, जो सीधा यमुना नदी के नीचे से होकर एक पुरानी खंडहर हो चुकी मीनार में निकलता था। बीरबल ने सोचा, अगर कोई चीज उड़ रही है और तैर रही है, तो उसका संबंध हवा और पानी दोनों से होना चाहिए। दूसरे दिन की रात बीरबल ने अपना भेष बदला। उन्होंने एक मामूली फकीर का चोला पहना, हाथ में एक लालटेन ली और महल की पिछली दीवार के पास पहुंच गए, जहां यमुना का पानी दीवारों को चूमता था। वहां घना अंधेरा था और झाड़ियों के बीच से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। अचानक बीरबल को पानी के ऊपर एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई सचमुच किसी ऊंट के आकार की थी। उसकी गर्दन लंबी थी, कूबड़ भी था, लेकिन पैर नहीं थे। वो हवा में पानी की सतह से ठीक 2 हाथ ऊपर तैर रही थी। बीरबल ने अपनी सांसें रोक ली। क्या बादशाह का सपना सच था? क्या सचमुच कोई जिन्नात या रूहानी ताकत थी? लेकिन बीरबल की तार्किक बुद्धि ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने गौर से देखा। वो ऊंट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं थी। वो एकदम स्थिर होकर तैर रहा था। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और उस उड़ते हुए ऊंट की दिशा बदल गई। बीरबल की पैनी नजर ने कुछ पकड़ा। उस साये के साथ एक बहुत ही बारीक, लगभग अदृश्य धागा चमक रहा था, जो ऊपर अंधेरे आसमान की तरफ जा रहा था। बीरबल समझ गए कि ये कोई जानवर नहीं, बल्कि इंसान की बनाई कोई कारीगरी है। लेकिन सवाल यह था कि इसे कौन नियंत्रित कर रहा है और क्यों? क्या यह बादशाह को डराने की साजिश है, या मुल्ला 2 प्याजा की कोई चाल? बीरबल ने उस साये का पीछा करने का फैसला किया। वो साया नदी के बहाव की उल्टी दिशा में उस पुरानी खंडहर मीनार की तरफ बढ़ रहा था। बीरबल कीचड़ और झाड़ियों की परवाह किए बिना उसके पीछे पीछे चलते रहे। मीनार के पास पहुंचकर वो साया अचानक मीनार की एक खिड़की के अंदर गायब हो गया। बीरबल ने धड़कते दिल के साथ मीनार की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। मीनार अंदर से बदबूदार थी और चमगादड़ों का बसेरा बनी हुई थी। सबसे ऊपर वाले कमरे से एक हल्की रोशनी आ रही थी। बीरबल ने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। वहां कोई जादूगर या जिन्न नहीं था, बल्कि एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो रेशम और बांस की लकड़ियों से कुछ बना रहा था। उसके पास कई तरह के ढांचे पड़े थे, घोड़े, हाथी और वही ऊंट। वो असल में विशालकाय पतंगे, काइट्स और गुब्बारे बना रहा था, लेकिन उनमें एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। उन गुब्बारों के अंदर गर्म हवा भरने का इंतजाम था और उन्हें काले रेशम से ढका गया था, ताकि रात के अंधेरे में वो साये जैसे दिखें। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल रहस्य तो अब शुरू होता है। उस बूढ़े आदमी के पास एक और शख्स खड़ा था, जिसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। वो शाही लिबास में था। बीरबल ने कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। शाही लिबास वाला आदमी कह रहा था, उस्ताद, तुम्हारा ये उड़ता ऊंट बादशाह के दिमाग पर गहरा असर कर रहा है। बस 2 रात और
फिर अकबर खुद ब खुद राजगद्दी छोड़ने की बात करेंगे। वो इसे अपशकुन मान चुके हैं। हमारा मकसद पूरा होने वाला है। बीरबल को झटका लगा। ये महज मुल्ला की ईर्ष्या नहीं थी, ये तो तख्ता पलट की एक गहरी साजिश थी। लेकिन वो दूसरा आदमी कौन था? बीरबल उसका चेहरा देखने के लिए थोड़ा आगे झुके। तभी उनके पैर के नीचे एक सूखी लकड़ी चरमरा गई। कड़क की आवाज सन्नाटे में गूंज उड़ी। अंदर खामोशी छा गई। शाही लिबास वाले आदमी ने झटके से तलवार निकाल ली और चिल्लाया, कौन है वहां? बीरबल जानते थे कि अब छिपने का वक्त नहीं है, लेकिन निहत्थे थे सामना करना बेवकूफी होगी। वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागे। पीछे से भारी कदमों की आवाजें आने लगी। पकड़ो उसे जिंदा नहीं जाना चाहिए, वो आदमी चिल्ला रहा था। बीरबल अंधेरे में गिरते पड़ते मीनार से बाहर निकले और यमुना के किनारे की तरफ दौड़े। उनके पीछे वो दोनों साजिशकर्ता भी थे। बीरबल ने एक नाव देखी और उसमें कूद गए, लेकिन इससे पहले कि वो नाव खोल पाते, एक तीर संस्काता हुआ आया और नाव के लकड़ी के खंभे में धंस गया, बीरबल के चेहरे से सिर्फ 1 इंच दूर। बीरबल ने चप्पू चलाया और नदी की धारा में नाव को मोड़ दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर वो कुछ दूर निकल गए, लेकिन उन्होंने देख लिया था कि नदी के किनारे पर अब कई मशालें जल उठी हैं। दुश्मन पूरी तैयारी में था। बीरबल समझ गए कि वो सीधे महल नहीं जा सकते, क्योंकि महल के अंदर भी गद्दार मौजूद है। अगर वो अभी गए तो हो सकता है उन्हें ही रास्ते में खत्म कर दिया जाए और इल्जाम लगाया जाए कि बीरबल उस शैतानी ऊंट के शाप का शिकार हो गए। बीरबल को अब एक ऐसी योजना बनानी थी जिससे न केवल वो उस उड़ते ऊंट को पकड़े, बल्कि उस गद्दार का चेहरा भी बेनकाब करें। बीरबल ने नाव को शहर के दूसरे छोर पर धोबी घाट के पास लगाया। भीगे कपड़ों और थके हुए बदन के साथ वो शहर की तंग गलियों में दाखिल हुए। उन्हें अब अपने दोस्त कालू की नहीं, बल्कि आगरा के सबसे बड़े बाजीगर रस्तोगी की जरूरत थी, जो कभी शाही दरबार में तमाशे दिखाया करता था, लेकिन अब गुमनामी में जी रहा था। रस्तोगी का घर शहर के पुराने इलाके में एक खंडहर हवेली के तहखाने में था। बीरबल ने वहां पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और एक बौना आदमी बाहर आया। बीरबल को पहचानते ही उसने उन्हें अंदर खींच लिया। बीरबल ने उसे पूरी बात बताई, उस उड़ते हुए ऊंट की सच्चाई, वो गर्म हवा के गुब्बारे और वो साजिश। रस्तोगी ने सुना और मुस्कुराया। तो वो पुरानी कला का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे फानूस ख्याल कहते हैं दीवान जी। चीन के सौदागर इसे लाए थे। गर्म हवा से चीजें उड़ती हैं। लेकिन आप मुझसे क्या चाहते हैं? बीरबल ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम उससे भी बड़ा और भयानक जानवर बनाओ। अगर उन्हें लगता है कि वो बादशाह को डरा सकते हैं, तो हम उन्हें दिखाएंगे कि असली डर क्या होता है। मुझे एक ऐसा उड़ता ऊंट चाहिए जो न सिर्फ तैरे, बल्कि आग भी उगले, और हमें ये कल रात तक चाहिए। रस्तोगी ने अपनी मूंछों पर ताव दिया। काम मुश्किल है, लेकिन बीरबल का हुक्म है तो हो जाएगा। लेकिन मुझे सामान चाहिए, बेशकीमती रेशम, मोम और बारूद। बीरबल ने अपनी अंगूठी उतारकर उसे दे दी। जो चाहिए ले लो, बस काम हो जाना चाहिए। अगली सुबह बीरबल दरबार में नहीं गए। उनकी गैर मौजूदगी ने मुल्ला दो प्याजा को और भी खुश कर दिया। मुल्ला ने अकबर से कहा, जहां पनाह, लगता है बीरबल डर के मारे शहर छोड़कर भाग गए हैं। वो जानते थे कि असीर आसमान को पकड़ना इंसान के बस की बात नहीं। अकबर का चेहरा बुझ गया था। उन्हें बीरबल से ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन तभी दरबार के मुख्य द्वार पर नगाड़े बजे। एक सिपाही ने दौड़ते हुए आकर खबर दी, जहां पनाह, बीरबल आए हैं, और वो अकेले नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने उस बला को कैद कर लिया है। अकबर और पूरा दरबार चौंक गया। सब तेजी से किले की प्राचीर की तरफ भागे। बाहर का नजारा देखकर सबकी सांसें थम गई। किले के मैदान में एक विशालकाय तंबू लगा था और बीरबल उसके बाहर खड़े थे। उनके कपड़े धूल से सने थे।
लेकिन चेहरे पर विजय की चमक थी। बीरबल ने अकबर को झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, वो उड़ता हुआ तैरने वाला ऊंट अब मेरी कैद में है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। उसे देखने के लिए जिगर चाहिए। अकबर ने कहा, हमें दिखाओ बीरबल। बीरबल ने इशारा किया और तंबू का पर्दा हटा दिया गया। अंदर लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ एक अजीबोगरीब ढांचा था। वो हूबहू वैसा ही था जैसा बादशाह ने सपने में देखा था। बिना पैरों वाला, पंखों वाला ऊंट। वो जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में झूल रहा था। दरबारी डर के मारे पीछे हट गए। मुल्ला दो प्याजा की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कैसे मुमकिन है? मुल्ला बड़बड़ाए। बीरबल ने पास जाकर उस जानवर की पीठ पर हाथ रखा और कहा, जहां पनाह, ये जानवर खून नहीं पीता, ये हवा पीता है, और इसे चलाने वाला जादूगर कोई और नहीं बल्कि आपके महल का ही एक गद्दार है जिसने इसे बनाया था। अकबर ने गुस्से से पूछा, कौन है वो गद्दार? बीरबल ने उस नकली ऊंट की गर्दन के पास एक छिपा हुआ बटन दबाया। अचानक उस ऊंट का पेट खुल गया और उसमें से एक आदमी लुढ़कता हुआ बाहर आया। वो वही बूढ़ा कारीगर था जिसे बीरबल ने मीनार में देखा था। वो थरथर कांप रहा था। अकबर ने उसे पहचान लिया। ये शाही पतंग साज था। तुम्हारी ये जुर्रत! अकबर गरजे। कारीगर ने रोते हुए बीरबल के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दे हुजूर, मुझे मजबूर किया गया था। मुझे मेरे परिवार को मारने की धमकी दी गई थी। बीरबल ने कड़क कर पूछा, किसने धमकी दी थी? नाम बताओ। कारीगर ने कांपते हुए हाथ उठाया और दरबार में मौजूद एक शख्स की तरफ इशारा किया। सभी की नजरें उस दिशा में घूम गई। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि बादशाह के सेनापति शमशेर खान थे, जो मुल्ला दो प्याजा के करीब खड़े थे। शमशेर खान ने आव देखा न ताव, म्यान से तलवार खींच ली और बादशाह की तरफ लपके। अगर मेरी चाल नाकाम हुई तो क्या, मैं खुद तख्त हासिल करूंगा। दरबार में भगदड़ मच गई, लेकिन इससे पहले कि शमशेर खान बादशाह तक पहुंचते, बीरबल ने एक जोर की सीटी बजाई। तभी किले की दीवार के पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी और आसमान में एक और विशालकाय साया उभरा। ये रस्तोगी का बनाया हुआ आग उगलने वाला ऊंट गुब्बारा था, जिसमें आतिशबाजी भरी हुई थी। वो सीधा शमशेर खान के ऊपर मंडराने लगा और उसमें से चिंगारियां बरसने लगी। शमशेर खान का घोड़ा बिदक गया और वो जमीन पर गिर पड़े। शाही रक्षकों ने तुरंत उन्हें दबोच लिया। अकबर हैरान होकर उस हवा में उड़ते हुए दूसरे ऊंट को देख रहे थे, जो मुंह से आग बरसा रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, लोहा ही लोहे को काटता है और वहम को विज्ञान। वो पहला ऊंट महज एक गुब्बारा था और ये दूसरा भी। फर्क सिर्फ इतना है कि पहला वाला आपको डराने के लिए था और दूसरा वाला आपकी रक्षा के लिए। अकबर ने राहत की सांस ली। शमशेर खान को गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह ने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, तुमने न सिर्फ हमारी जान बचाई बल्कि हमारे अंधविश्वास को भी खत्म कर दिया। मांगो, क्या मांगते हो? बीरबल ने कहा, बस आपकी सलामती जहांपना। और हां, ये गुब्बारों की तकनीक हमारे जासूसों के काम आ सकती है, इसे सहज कर रखा जाए। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। जब शमशेर खान को कालकोरी में ले जाया जा रहा था, तो उसने बीरबल की तरफ देखकर एक अजीब सी हंसी हंसी। उसने धीमी आवाज में कहा, बीरबल, तुमने मुझे तो पकड़ लिया, लेकिन उस असली ऊंट का क्या करोगे जो यमुना के नीचे सो रहा है? मैंने तो सिर्फ उसकी नकल बनाई थी। असली वाला तो जाग चुका है। बीरबल के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। क्या मतलब था उसका? क्या वो सिर्फ डराने के लिए कह रहा था, या सचमुच यमुना की गहराइयों में कोई राज दफन था? उस रात जश्न के बाद जब बीरबल अपने कमरे में लौट रहे थे, तो उन्हें अपनी मेज पर एक गीला कागज मिला। उस पर काई, एल्गी लगी थी और प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था।
बीरबल ने उसे दिए की रोशनी में पढ़ा। उसमें लिखा था, तुमने नकल को पकड़ा है, लेकिन परछाई को नहीं। जो पानी में तैरता है और आसमान में उड़ता है, वो सिर्फ मशीन नहीं थी। वो आ रहा है। अगली अमावस की रात बीरबल का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने खिड़की से बाहर यमुना की तरफ देखा। नदी का पानी आज अजीब तरीके से उबल रहा था, जैसे नीचे कोई विशालकाय चीज करवट ले रही हो। क्या शमशेर खान सच कह रहा था? क्या सचमुच कोई प्राचीन जानवर या कोई और भी बड़ी तकनीक सदियों से वहां छिपी थी? और वो अगली अमावस को क्या होने वाला था? बीरबल ने तुरंत कालू को बुलाने का फैसला किया, लेकिन जब वो पलटे तो देखा कि उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद हो चुका है। कमरे में दिए की लौ फड़फड़ाने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका कहीं से आया, जिसमें सड़ी हुई मछली और पुराने जमाने के इत्र की मिलीजुली गंध थी। बीरबल समझ गए कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब तो ये खेल इंसानी चालों से निकलकर किसी और ही दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। कौन था जिसने दरवाजा बंद किया? और वो गंध किसकी थी? क्या बीरबल इस नए और असली खतरे का सामना कर पाएंगे, या इस बार उनकी अक्ल भी धोखा खा जाएगी? दोस्तों, यमुना के नीचे क्या है और अमावस की रात को कौन सा कयामत का मंजर आगरा देखने वाला है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा। यह रहस्य इतना गहरा है कि इसके तार मुगल सल्तनत की नींव से जुड़े हैं। अगर आप चाहते हैं कि बीरबल इस नए चक्रव्यूह को कैसे तोड़ते हैं, ये हम आपको बताएं, तो कमेंट में पार्ट 2 इंच जरूर लिखें। और हां, इस रोमांचक मोड़ पर कहानी को लाइक करना न भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी बजाएं, ताकि जैसे ही अमावस का सच सामने आए, सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे। तब तक के लिए बीरबल उस बंद कमरे में उस अजीब गंध के साथ अकेले हैं, और बाहर यमुना का पानी अब किनारों को तोड़ने को बेताब हो रहा है। अकबर के महल से आया तैरने वाला ऊंट भाग 2, पाताल का रहस्य और अमावस की रात। बीरबल उस बंद कमरे के बीचों बीच खड़े थे। बाहर से कुंडी चढ़ने की खनक अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी, और कमरे के अंदर वो अजीब सी गंध, सड़ी हुई मछली और पुराने शाही इत्र का मिश्रण अब और भी गाढ़ी होती जा रही थी। दिए की लौ फड़फड़ा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। बीरबल ने अपनी घबराहट को काबू में किया और दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किए। ये साधारण कैद नहीं थी। जिसने भी दरवाजा बंद किया था, वो बीरबल को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उन्हें रोकना चाहता था। रोकना उस चीज से जो यमुना के नीचे जाग रही थी। बीरबल ने मेज पर पड़े उस गीले कागज को फिर से उठाया। उस पर जमी हुई काई, एल्गी, आम नदी की काई नहीं थी। ये गहरे नीले रंग की थी, जो सिर्फ गहरे समुद्र में पाई जाती है, न कि यमुना जैसी नदी में। इसका मतलब साफ था, जो भी मुसीबत आ रही है, उसका ताल्लुक सिर्फ आगरा से नहीं, बल्कि किसी बहुत पुरानी और दूर की दुनिया से है। दोस्तों, अगर आपको बीरबल की बुद्धिमानी और यह रहस्यमयी सफर पसंद आ रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इतिहास की किताबों में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बीरबल ने दरवाजा पीटने या शोर मचाने में वक्त बर्बाद नहीं किया। वो जानते थे कि पहरेदारों को पहले ही हटा दिया गया होगा या फिर बेहोश कर दिया गया होगा। उन्होंने कमरे की छत की ओर देखा। मुगल कालीन हवेलियों में रोशनदान अक्सर गुप्त निकास के काम आते थे। बीरबल ने अपनी पगड़ी खोली, उसका एक लंबा रस्सा बनाया और उसे रोशनदान की ग्रिल से फंसाकर अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ गए। जैसे ही वो छत पर पहुंचे, उन्हें यमुना का नजारा दिखा, और वो नजारा देखकर बीरबल के रोंगटे खड़े हो गए। अमावस की काली रात थी, लेकिन यमुना का पानी काला नहीं था। नदी के बीचों बीच पानी की सतह के नीचे से एक अजीब सी हरी और नीली रोशनी फूट रही थी। ये रोशनी स्थिर नहीं थी, बल्कि सांस लेती हुई सी लग रही थी, कभी तेज, कभी धीमी, जैसे कोई विशालकाय जीव पानी के नीचे सांस ले रहा हो। और सबसे डरावनी बात यह थी
कि उस रोशनी के इर्द गिर्द पानी उबल रहा था। बुलबुले उठ रहे थे, मगर कोई भाप नहीं थी। ये ठंडा उबाल था। बीरबल समझ गए कि शमशेर खान ने झूठ नहीं बोला था। वो उड़ता ऊंट तो बस एक खिलौना था, असली खेल तो अब शुरू हुआ था। बीरबल छत से कूदते फांदते हुए शाही अस्तबल के पीछे के रास्ते से बाहर निकले। उन्हें अब कालू और रस्तोगी की सख्त जरूरत थी। जब बीरबल कालू के ठिकाने पर पहुंचे तो वहां सन्नाटा था, लेकिन तभी अंधेरे से एक हाथ निकला और बीरबल को खींच लिया। ये कालू था, लेकिन वो बुरी तरह डरा हुआ था। हुजूर, कालू ने हांफते हुए कहा, गड़बड़ हो गई है। नदी के किनारे वाले सारे मछुआरे गायब हैं। उनकी नावें वहीं हैं, जाल भी वहीं हैं, लेकिन इंसान गायब है। और मैंने कुछ देखा, पानी से निकलते हुए लोग। नहीं, वो लोग नहीं थे। बीरबल ने कालू के कंधे कसकर पकड़े। साफ साफ बताओ कालू, तुमने क्या देखा? कालू ने थूक निकला। हुजूर, उनके चेहरे पर कांच के मुखौटे थे और पीठ पर लोहे के सिलेंडर। वो इंसान जैसे थे, मगर उनकी चाल जानवरों जैसी थी। वो लोग शमशेर खान के आदमी नहीं हैं, वो तो कोई और ही फौज है। बीरबल का माथा ठनका। कांच के मुखौटे, लोहे के सिलेंडर, ये विवरण उस जमाने के लिए असंभव सा था। क्या ये कोई विदेशी तकनीक थी या फिर सदियों पुरानी कोई लुप्त विद्या? बीरबल ने रस्तोगी को भी वही बुलाया। रस्तोगी अपने साथ कुछ नक्शे और पुराने पोथे लेकर आया था। रस्तोगी ने एक पुराना दीमक लगा हुआ नक्शा खोला और बोला, दीवान जी, आपने जो निशान उस गीले कागज पर देखा था, वो इस नक्शे से मिलता है। ये नक्शा सिकंदर लोदी के जमाने का है। इसमें आगरा के किले के नीचे एक जल दुर्ग, वाटर फोर्ट का जिक्र है। कहा जाता है कि महाभारत काल में मैदानव ने यमुना के नीचे एक गुप्त शहर बसाया था, जहां मशीनी जानवर बनाए जाते थे। लोग इसे कहानी मानते थे, लेकिन आज की घटनाओं ने इसे सच साबित कर दिया है। बीरबल ने तुरंत फैसला लिया, हमें उस जल दुर्ग में जाना होगा, इससे पहले कि वो असली ऊंट या जो भी वो मशीन है जागे और आगरा को तबाह करे। रस्तोगी ने हैरानी से पूछा, लेकिन हुजूर, हम पानी के नीचे सांस कैसे लेंगे? बीरबल ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जैसे वो कांच के मुखौटे वाले लेते हैं। रस्तोगी, तुम्हें याद है तुमने एक बार पुर्तगाली सौदागरों के लिए एक डाइविंग बेल, पानी में उतरने वाला घंटा बनाने की कोशिश की थी? रस्तोगी की आंखें चमक उठीं। हां, लेकिन वो तो बहुत भारी है और कबाड़ में पड़ी है। बीरबल ने कहा, उसे निकालो, आज वही हमारी जान बचाएगी। रात के तीसरे पहर, जब पूरा आगरा गहरी नींद में था, 3 साए यमुना के एक सुनसान घाट पर जमा हुए। रस्तोगी का बनाया वो लोहे का घंटा एक बड़ी क्रेन और रस्सियों की मदद से तैयार किया गया था। ये एक उल्टा रखा हुआ बड़ा कड़ाहा जैसा था, जिसमें हवा फंसी रह सकती थी, जिससे 3 लोग कुछ देर तक पानी के नीचे जिंदा रह सकते थे। बीरबल, कालू और रस्तोगी उस घंटे के नीचे दुबक गए और धीरे धीरे पानी में उतरने लगे। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे, पानी का दबाव बढ़ता जा रहा था और ठंड हड्डियों में चुभ रही थी। दोस्तों, सोचिए उस मंजर को। ऊपर काली रात, चारों तरफ गहरा पानी और बीच में 3 जान जोखिम में डालकर एक अनजान दुनिया की खोज में। अगर आप इस रोमांच को महसूस कर पा रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। पानी के नीचे का दृश्य अद्भुत और भयावह था। वो हरी रोशनी अब साफ दिखाई दे रही थी। यमुना की तलहटी में कीचड़ और शैवाल के बीच एक विशालकाय धातु का ढांचा पड़ा था। ये किसी मंदिर जैसा दिखता था, लेकिन इसकी दीवारें तांबे और पीतल की बनी थी और उन पर अजीबोगरीब गियर और चक्के लगे थे। और उस ढांचे के मुख्य द्वार पर वो विशाल असली मशीन खड़ी थी। ये कोई ऊंट नहीं था, ये एक पनडुब्बी सबमरीन जैसा वाहन था, जिसका आकार एक लेटे हुए ऊंट जैसा था। उसके पंख धीरे धीरे हिल रहे थे और उससे वो हरी रोशनी निकल रही थी।
लेकिन खतरा मशीन नहीं, वो कांच के मुखौटे वाले लोग थे। वो उस जलदुर्ग के चारों ओर पहरा दे रहे थे। उनके हाथों में अजीब तरह के भाले थे, जिनसे बिजली जैसी चमक निकल रही थी। बीरबल ने इशारा किया और उन्होंने अपने डाइविंग बेल को एक टूटे हुए खंभे की आड़ में रोका। उन्हें उस जलदुर्ग के अंदर घुसना था, जहां इस मशीन का नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम था। बीरबल ने देखा कि एक छोटी सी नाली, जिससे शायद गंदा पानी बाहर आता था, खुली हुई थी। बीरबल ने कालू को इशारा किया। कालू तैराकी में माहिर था। उसने एक लंबी सांस भरी, बेल से बाहर निकला और रेंगते हुए उस नाली की तरफ बढ़ा। पहरेदारों का ध्यान दूसरी तरफ था। कालू ने नाली के अंदर जाकर एक रस्सी बांधी और वापस इशारा किया। तीनों ने अपनी जान हथेली पर रखकर उस नाली के जरिए जलदुर्ग में प्रवेश किया। अंदर पहुंचकर वे एक सूखे कक्ष में निकले। यहां की हवा भारी थी, लेकिन सांस लेने लायक थी। दीवारों पर ऐसी भाषा में लिखावट थी जो न फारसी थी, न संस्कृत और न ही अरबी। ये कोई सांकेतिक लिपि थी। और फर्श पर ताजा पैरों के निशान थे, गीले जूतों के निशान जो सीधे मुख्य हॉल की तरफ जा रहे थे। बीरबल ने अपनी तलवार निकाल ली, हालांकि वो जानते थे कि यहां तलवार से ज्यादा दिमाग की जरूरत पड़ेगी। वे दबे पांव आगे बढ़े। हॉल के बीचों बीच एक विशाल क्रिस्टल स्फटिक का गोला रखा था, जिसके अंदर नीले रंग की ऊर्जा घूम रही थी। और उस गोले के पास एक शख्स खड़ा था। उसकी पीठ बीरबल की तरफ थी। वो शख्स एक अजीब से मशीन के पैनल पर कुछ बटन दबा रहा था और बड़बड़ा रहा था। जाग जाओ, सदियों की नींद तोड़ो, आज आगरा का इतिहास बदल जाएगा। आवाज सुनी सुनी लगी। बीरबल ने चौंक कर देखा। ये आवाज शमशेर खान की नहीं थी। शमशेर खान तो सिर्फ एक मोहरा था। ये आवाज तो नहीं, ये नामुमकिन था। बीरबल ने हिम्मत करके आवाज दी, रुक जाओ, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। वो शख्स धीरे से घुमा। उसका चेहरा देखकर बीरबल, कालू और रस्तोगी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शख्स कोई और नहीं, बल्कि बादशाह अकबर के दरबार का सबसे वयोवृद्ध और सम्मानित ज्योतिषी पंडित रमानाथ था। रमानाथ, जो हमेशा अहिंसा और धर्म की बातें करते थे, आज यहां इस विनाशकारी मशीन को चला रहे थे। उनकी आंखों में एक पागलपन भरा जुनून था। पंडित जी, आप? बीरबल के मुंह से बस इतना ही निकला। रमानाथ जोर से हंसे, वो हंसी जो पत्थरों से टकराकर गूंज उठी। बीरबल, तुम हमेशा सतह को देखते हो, गहराई को नहीं। तुम्हें क्या लगा मुल्ला दो प्याजा या वो बेवकूफ शमशेर खान इतना बड़ा षड्यंत्र रच सकते हैं? वो तो बस मेरा ध्यान बंटाने के लिए थे। मेरा मकसद तख्त नहीं है बीरबल, मेरा मकसद है शुद्धि। शुद्धि? बीरबल ने पूछा, ताकि उन्हें बातों में उलझाकर वक्त कमा सके। रस्तोगी धीरे धीरे पीछे से उस मशीन को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहा था। हां, शुद्धि, रमानाथ ने चिल्लाकर कहा। ये मशीन, ये गरुड़ा मत्स्य महाभारत काल का अस्त्र है। इसे चलाकर मैं यमुना का जल स्तर इतना बढ़ा दूंगा कि पूरा आगरा, पूरा किला और वो मुगल सल्तनत जलमग्न हो जाएगी। और फिर इस जल प्रलय के बाद एक नई दुनिया बनेगी। बीरबल ने देखा कि रमानाथ का हाथ एक लाल लीवर पर था। अगर वो लीवर खींच दिया जाता तो मशीन पूरी ताकत से चालू हो जाती और यमुना में सुनामी आ जाती। बीरबल ने शांति से कहा, पंडित जी, विनाश से नई दुनिया नहीं बनती, सिर्फ शमशान बनता है। और आप भूल रहे हैं, पानी धर्म और जाति नहीं देखता, वो आपको भी डुबो देगा। मैं अपनी बलि देने को तैयार हूं। रमानाथ चीखा और उसने लीवर खींच दिया। मशीन गड़गड़ाई। पूरा जलदुर्ग कांपने लगा। छत से धूल और पत्थर गिरने लगे। यमुना का पानी दीवारों को तोड़कर अंदर आने लगा। भागो, बीरबल चिल्लाए।
लेकिन भागने का रास्ता बंद हो चुका था। पानी तेजी से भर रहा था। रमानाथ पागलपन में नाच रहा था। तभी रस्तोगी ने अपनी जेब से बारूद की एक पोटली निकाली। हुजूर, पीछे हटिए। रस्तोगी ने बारूद को उस क्रिस्टल गोले की तरफ फेंका और एक जलती हुई मशाल उस पर दे मारी। धड़ाम! एक जोरदार धमाका हुआ। क्रिस्टल टूट गया और नीली ऊर्जा बिखर गई। मशीन का हुमिंग साउंड बंद हो गया और वो गरुड़ मत्स्य वाहन एक झटके के साथ रुक गया। धमाके से रमानाथ दूर जा गिरे और बेहोश हो गए। लेकिन विस्फोट की वजह से जलदुर्ग की दीवारें कमजोर हो गई थी और अब पानी सैलाब बनकर अंदर आ रहा था। हमें निकलना होगा अभी, कालू चिल्लाया। लेकिन डाइविंग बेल तक पहुंचने का रास्ता मलबे से बंद हो चुका था। पानी घुटनों तक, फिर कमर तक आ गया। मौत सामने खड़ी थी। तभी बीरबल की नजर उस गरुड़ मत्स्य मशीन पर पड़ी। उसका हैच, दरवाजा खुला था। उस मशीन में बैठो, बीरबल ने आदेश दिया। क्या? वो मशीन चलाना हमें नहीं आता, रस्तोगी घबराया। जिंदा रहना है तो रिस्क लेना होगा। बीरबल ने बेहोश रमानाथ को उठाया और कालू की मदद से उसे मशीन के अंदर धकेला। फिर वे तीनों भी अंदर कूद गए और हैच को कसकर बंद कर दिया। अंदर का नजारा किसी सपने जैसा था। अनगिनत लीवर, चमकते हुए पत्थर और कांच की स्क्रीन। बाहर पानी का दबाव बढ़ रहा था और जलदुर्ग ढह रहा था। बीरबल ने पायलट की सीट संभाली। उन्हें नहीं पता था कि इसे कैसे उड़ाते हैं, लेकिन उन्होंने देखा था कि रमानाथ किन लीवर को छेड़ रहे थे। बीरबल ने एक बड़ा हरा बटन दबाया और एक हैंडल को ऊपर खींचा। मशीन थरथराई और फिर किसी मछली की तरह वो मलबे के बीच से तैरती हुई ऊपर उठी। वो तेज गति से पानी को चीरती हुई यमुना की सतह की तरफ बढ़ी। कुछ ही पलों बाद आगरा किले के सामने यमुना के पानी में एक जोरदार विस्फोट हुआ। पानी का नहीं, बल्कि पानी के बाहर निकलने का। वो प्राचीन गरुड़ मत्स्य मशीन हवा में उछली और फिर धड़ाम से पानी पर गिरी और तैरने लगी। सुबह की पहली किरण निकल रही थी। किले की दीवारों पर खड़े पहरेदार और खुद बादशाह अकबर, जो धमाके की आवाज सुनकर दौड़कर आए थे, इस मंजर को देखकर सन्न रह गए। एक विशाल धातु का जानवर नदी में तैर रहा था। मशीन का दरवाजा खुला और बीरबल बाहर निकले, पूरी तरह भीगे हुए लेकिन सुरक्षित। उनके साथ कालू, रस्तोगी और रस्सियों में जकड़ा हुआ पंडित रमानाथ था। बादशाह अकबर ने राहत की सांस ली। दरबार में जब रमानाथ को पेश किया गया और उसने अपना जुर्म कबूला, तो हर कोई सन्न रह गया। शमशेर खान को भी लाया गया, जिसे पता ही नहीं था कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और अपनी मोतियों की माला उतारकर उनके गले में डाल दी। बीरबल, हमने तुमसे एक ऊंट मांगा था। तुम तो पाताल से पूरा इतिहास निकाल कर ले आए। तुम्हारी इस सेवा का कोई मोल नहीं है। आगरा में जश्न मनाया गया। वो मशीन, जो अब निष्क्रिय थी, उसे किले के एक विशेष कक्ष में रखवा दिया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे देख सकें। लोग बीरबल के किस्से सुना रहे थे। मुल्ला दो प्याजा भी पहली बार बीरबल की तारीफ करने पर मजबूर हो गए थे। सब कुछ ठीक हो गया था, या कम से कम ऐसा लग रहा था। कहानी यहां खत्म हो सकती थी। लेकिन दोस्तों, बीरबल की कहानियां कभी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। उस रात सब कुछ शांत होने के बाद बीरबल अपने कक्ष में आराम कर रहे थे। वो मशीन अब शाही पहरे में थी। बीरबल को लगा कि रमानाथ ही आखिरी कड़ी थे। लेकिन तभी बीरबल के कमरे की खिड़की पर एक कबूतर आकर बैठा। उसके पैर में एक छोटा सा संदेश बंधा था। बीरबल ने उसे खोला। संदेश पढ़कर बीरबल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो संदेश खून से लिखा था। मूर्ख बीरबल, तुमने रमानाथ को पकड़कर सोचा कि खेल खत्म हो गया। रमानाथ तो सिर्फ एक सेवक था। वो मशीन, वो गरुड़ मत्स्य, वो अकेली नहीं थी। वो एक मादा थी,
और तुमने उसे सतह पर लाकर उसके नर साथी को जगा दिया है, जो अभी भी नीचे सो रहा था। अब वो अपने साथी को लेने आएगा, और इस बार पानी नहीं, आग बरसेगी। ऊपर देखो। बीरबल ने घबराकर खिड़की से आसमान की तरफ देखा। अमावस की रात जा चुकी थी, लेकिन आसमान में एक भी तारा नहीं था। वहां सिर्फ घना काला धुआं था जो तेजी से नीचे उतर रहा था, और उस धुएं के बीच से दो लाल अंगारे जैसी आंखें चमक रही थी। एक ऐसी गर्जना सुनाई दी जिससे पूरा आगरा किला थर्रा उठा। यह आवाज किसी मशीन की नहीं, किसी जीवित सांस लेते हुए राक्षस की थी। क्या है वो आसमान से उतरती हुई बला? क्या यमुना के नीचे सचमुच मशीनों का पूरा परिवार है? और इस खत को लिखने वाला वो असली मास्टरमाइंड कौन है, जो अभी भी पर्दे के पीछे है? क्या बीरबल इस नई आफत से आगरा को बचा पाएंगे, या इस बार बादशाह का असीर आसमान वाला सपना सच होकर रहेगा? दोस्तों, ये कहानी अभी एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। आसमान से आग और पानी से मौत, दोनों के बीच फंसा है आगरा। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो नर मशीन क्या है और बीरबल अब कौन सा पैंतरा चलेंगे, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और शेयर करें। और हां, कमेंट में पार्ट 3 इंच जरूर लिखें, ताकि हम जल्द ही इस महागाथा का अगला अध्याय आपके सामने ला सकें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगला भाग आपके होश उड़ा देगा। तब तक के लिए बीरबल की तरह अपने दिमाग की बत्ती जलाए रखिए, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। आगरा के आसमान में वो दो लाल आंखें किसी शैतान की तरह चमक रही थी, और उनके पीछे से निकलता हुआ काला धुआं अब पूरे शहर को अपनी आगोश में ले रहा था। बादलों की गरज के बीच एक ऐसी धातु की चीख सुनाई दी जिससे लाल किले की मजबूत दीवारें भी कांप उठीं। बीरबल खिड़की पर जड़वत खड़े थे। उनके हाथ में वो खून से सना खत अभी भी मौजूद था। ये कोई सपना नहीं था, ये कयामत थी जो अब आसमान से बरसने वाली थी। वो लाल आंखें असल में किसी जानवर की नहीं, बल्कि एक विशालकाय उड़ने वाले यांत्रिक गरुड़ की थी। एक ऐसा मशीनी राक्षस जो यमुना के नीचे मिली उस मत्स्य मशीन का नर साथी था। और जैसा कि खत में लिखा था, वो आग बरसाने आया था। अचानक आसमान से एक आग का गोला नीचे गिरा और शाही अस्तबल के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। घोड़ों की हिनहिनाहट और सैनिकों की चीख पुकार से रात का सन्नाटा टूट गया। हमला, हमला की आवाजें हर तरफ गूंजने लगी। बादशाह अकबर अपनी तलवार खींचकर बाहर भागे, लेकिन सामने का मंजर देखकर उनके कदम भी ठिठक गए। वो मशीन हवा में मंडरा रही थी। उसके पंख लोहे के थे और मुंह से लगातार आग की लपटें निकल रही थी। ये किसी फौज का काम नहीं था, ये तकनीक का वो काला जादू था जिसका सामना तलवारों से नहीं किया जा सकता था। दोस्तों, अगर आप इस रोमांचक जंग के गवाह बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि बीरबल की बुद्धिमानी की दास्तानें दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि अब जो युद्ध होने वाला है वो जमीन पर नहीं, आसमान में लड़ा जाएगा। बीरबल ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो दौड़ते हुए उस विशेष कक्ष की तरफ भागे जहां उन्होंने सुबह उस मादा मशीन गरुड़ मत्स्य को रखवाया था। रस्तोगी और कालू वहां पहले से मौजूद थे, डर के मारे एक कोने में दुबके हुए। उठो रस्तोगी, बीरबल ने चिल्लाकर कहा, डरने का वक्त नहीं है, लोहा ही लोहे को काटेगा। उस शैतान को हराने के लिए हमें इस मशीन की जरूरत पड़ेगी। रस्तोगी कांपते हुए बोला, लेकिन हुजूर, वो मशीन निष्क्रिय है, उसका क्रिस्टल तो हमने तोड़ दिया था। बीरबल की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने अपनी जेब से एक मखमली थैली निकाली। उसमें एक चमकदार नीला पत्थर था, वही टुकड़ा जो उन्होंने जलदुर्ग में विस्फोट के बाद मलबे से चुपके से उठा लिया था। उसका दिल अभी भी मेरे पास है, बीरबल ने कहा, और तेजी से मशीन के कॉकपिट में घुस गए।
उन्होंने वो क्रिस्टल मशीन के कंट्रोल पैनल में फिट किया। एक धीमी हम्मम की आवाज के साथ वो मशीन फिर से जी उठी। उसके पैनल पर लगी हरी बत्तियां जल उठीं। कालू, तुम नीचे रहकर बादशाह की सुरक्षा देखोगे। रस्तोगी, तुम मेरे साथ चलोगे। तुम्हें इसके पंखों को नियंत्रित करना है। दिशा मैं दूंगा, बीरबल ने आदेश दिया। इससे पहले कि वो उड़ते, बीरबल ने कालू को एक बेहद अहम काम सौंपा। उन्होंने कालू के कान में कुछ कहा और उसे किले के तोपखाने की तरफ भेज दिया। फिर एक जोरदार झटके के साथ वो मादा मशीन किले की छत को चीरती हुई आसमान में उड़ गई। बाहर का नजारा भयावह था। वो नर मशीन, जिसे हम अग्निवाहन कह सकते हैं, आगरा के बाजारों पर आग बरसा रही थी। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। जैसे ही बीरबल की मशीन हवा में पहुंची, अग्निवाहन का ध्यान भटक गया। उसने अपनी साथी को पहचाना। उसकी लाल आंखें बीरबल की मशीन पर टिक गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर वो अग्निवाहन पूरी रफ्तार से बीरबल की तरफ लपका। अब आसमान में दो प्राचीन मशीनों के बीच एक अद्भुत डॉग फाइट शुरू हो गई। नीचे खड़े लोग, बादशाह अकबर और पूरी सेना सांस रोके ये तमाशा देख रही थी। बीरबल ने अपनी मशीन को तेजी से दाईं ओर मोड़ा। अग्निवाहन का आग का गोला बाल बाल बचा और हवा में विलीन हो गया। रस्तोगी पसीने से तरबतर था। हुजूर, वो हमसे बहुत बड़ा और ताकतवर है। हम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। बीरबल का ध्यान मशीन के रडार जैसे एक कांच के गोले पर था। उसमें से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, किसी इंसान की आवाज। बीरबल, तुम चींटियों की तरह हो जो देवताओं के रथ से खेलने की कोशिश कर रहे हो। वो आवाज मशीन के अंदर गूंजी। ये आवाज न रमानात की थी, न शमशेर खान की। ये आवाज भारी और बुजुर्ग थी, लेकिन उसमें एक क्रूर खनक थी। कौन हो तुम? बीरबल ने मशीन के माइक में चिल्लाकर पूछा। उधर से हंसी आई। मैं वज्रनाभ हूं, मैदानव की 50वीं पीढ़ी। सदियों से मेरा परिवार इस शहर के नीचे तहखानों में छिपकर शाही लोहार और कारीगर बनकर वक्त का इंतजार कर रहा था। तुम मुगलों ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, लेकिन असली मालिक हम हैं। आज मैं इस शहर को राख में मिलाकर अपना नया साम्राज्य बनाऊंगा। मेरी मशीनें अजय हैं। बीरबल को अब पूरी कहानी समझ आ गई। ये सदियों पुराना बदला था, लेकिन बीरबल जानते थे कि हर मशीन की, हर अहंकार की एक कमजोरी होती है। बीरबल ने देखा कि जब भी वो नर मशीन आग उगलती है, तो उसकी गर्दन के नीचे का एक हिस्सा कुछ पलों के लिए खुलता है ताकि हवा अंदर जा सके और इंजन ठंडा हो सके। वही उसकी कमजोर कड़ी थी, लेकिन वहां निशाना लगाना हवा में उड़ते हुए नामुमकिन था। बीरबल को उसे जमीन पर या कम से कम तोपों की मारक सीमा में लाना था। बीरबल ने एक खतरनाक चाल चली। उन्होंने रस्तोगी से कहा, नीचे ले लो, सीधा यमुना की तरफ। रस्तोगी चिल्लाया, आप पागल हो गए हैं? हम पानी से टकरा जाएंगे। बीरबल ने कहा, भरोसा रखो, बस जैसा कहता हूं वैसा करो। उनकी मशीन तेजी से नीचे गोता लगाने लगी। वज्रनाभ ने सोचा कि बीरबल हार मानकर भाग रहे हैं या नियंत्रण खो चुके हैं। भागो कायरों, वज्रनाभ चिल्लाया और उसने अपनी मशीन को बीरबल के पीछे लगा दिया। दोनों मशीनें उल्कापिंड की तरह यमुना की सतह की तरफ गिर रही थी। जमीन पर खड़े लोगों को लगा कि अब सब खत्म। जैसे ही वे पानी की सतह से महज 100 फीट ऊपर थे, बीरबल ने चिल्लाकर कहा, अब ऊपर खींचो। रस्तोगी ने पूरी ताकत से लीवर खींचा। उनकी मशीन पानी को छूती हुई, फव्वारे उड़ाती हुई वापस ऊपर की तरफ यू-टर्न ले गई। लेकिन वज्रनाभ की मशीन भारी थी। वो इतनी तेजी से नहीं मुड़ सकी। वो पानी के बहुत करीब आ गया और ठीक उसी वक्त किले की दीवार पर एक धमाका हुआ। ये कालू था। उसने बीरबल के कहे अनुसार शाही तोपची को तैयार रखा था। जैसे ही अग्निवाहन नीचे आया और उसका निचला हिस्सा
वेंट दिखा। तोपची ने गोला दाग दिया। निशाना अचूक था। गोला सीधा उस खुले हुए वेंट के अंदर जा घुसा। धड़ाम, एक ऐसा धमाका हुआ कि यमुना का पानी सुनामी की तरह उछल पड़ा। वज्रनाभ की मशीन के अंदर विस्फोट हुआ। उसका एक पंख टूटकर अलग हो गया। वो विशालकाय अग्निवाहन नियंत्रण खो बैठा और गोल गोल घूमते हुए यमुना के रेतीले किनारे पर जा गिरा। धूल और धुएं का गुबार उठ गया। बीरबल ने अपनी मशीन को सुरक्षित रूप से किले के मैदान में उतारा। मशीन से बाहर निकलते ही बादशाह अकबर और सैनिक बीरबल की तरफ दौड़े, लेकिन बीरबल का ध्यान उस गिरे हुए अग्निवाहन की तरफ था। क्या वज्रनाभ खत्म हो गया या अभी भी कोई चाल बाकी थी? बीरबल, अकबर और सेना उस मलबे की तरफ बढ़े। मशीन बुरी तरह जल चुकी थी। उसके कॉकपिट का कांच टूटा हुआ था। अंदर एक बूढ़ा आदमी फंसा हुआ था, वज्रनाभ। उसका आधा शरीर मशीन के मलबे में दबा था। चेहरे पर खून था, लेकिन आंखों में अभी भी नफरत की आग थी। बादशाह अकबर ने अपनी तलवार वज्रनाभ के गले पर रखी। तुम्हारे खेल ने आज हजारों बेगुनाहों की जान खतरे में डाली। तुम मौत के हकदार। सीख, ये कहानी सिखाती है कि असली ताकत विनाशकारी हथियारों में नहीं, बल्कि बुद्धि और साहस में होती है। शांत दिमाग और सूझबूझ से बड़ी तकनीक और नामुमकिन दिखने वाली मुसीबत को भी आसानी से हराया जा सकता है। हो, अकबर गरजे। वज्रनाभ ने खून थूकते हुए एक दर्दनाक हंसी हंसी। मौत, तुम मुझे मार सकते हो बादशाह, लेकिन ज्ञान को नहीं मार सकते। मेरे जैसे और भी हैं, और ये मशीनें, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक दिन, इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी सांसें उखड़ गई और वो वही ढेर हो गया। लेकिन उसके हाथ में एक छोटा सा रिमोट जैसा यंत्र था, जिस पर एक लाल बटन चमक रहा था। बीरबल की नजर उस पर पड़ी। बीरबल ने तेजी से बादशाह को पीछे धकेला, दूर हटिए, और झपट्टा मारकर वो यंत्र वज्रनाभ के हाथ से छीन लिया। उस पर उल्टी गिनती चल रही थी। ये आत्मघाती बटन था। अगर ये 0 हो जाता तो उस मशीन के अंदर बचा हुआ सारा बारूद फट जाता और आधा आगरा उड़ जाता। बीरबल ने देखा कि गिनती 5, 4 पर थी। कोई तार काटने का वक्त नहीं था। बीरबल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रिमोट को यमुना नदी में जितनी दूर हो सके फेंक दिया। रिमोट पानी में गिरा और गिरते ही बूम, पानी के नीचे एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। पानी की एक ऊंची दीवार उठी और सबको भिगो गई, लेकिन शहर बच गया। खतरा टल चुका था। अगले दिन सूरज एक नई उम्मीद लेकर निकला। आगरा ने राहत की सांस ली। दरबार सजा, लेकिन आज का माहौल अलग था। आज कोई हंसी मजाक नहीं था। मुल्ला दो प्याजा भी सिर झुकाए खड़े थे। बादशाह अकबर ने बीरबल को सिंहासन के पास बुलाया। बीरबल, अकबर ने भारी आवाज में कहा, हमने इतिहास में कई जंगें जीती हैं, लेकिन कल रात जो हुआ उसने हमें सिखा दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि इल्म और अक्ल में होती है। अगर तुम न होते तो आज मुगलिया सल्तनत इतिहास के पन्नों में दफन हो चुकी होती। बादशाह ने अपनी उंगली से शाही मुहर वाली अंगूठी उतारी और बीरबल को पहना दी। आज से तुम सिर्फ हमारे नवरत्न नहीं, बल्कि मुहाफिज हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के रक्षक हो। पूरा दरबार बीरबल जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, ये जीत मेरी नहीं, उन दोस्तों की है जिन्होंने जान की परवाह किए बिना मेरा साथ दिया। उन्होंने कालू और रस्तोगी को आगे बुलाया। बादशाह ने रस्तोगी को शाही मुख्य अभियंता, चीफ इंजीनियर, और कालू को शाही जासूसों का सरदार नियुक्त किया। लेकिन कहानी का असली अंत अभी बाकी था। उन दोनों मशीनों का क्या हुआ? बीरबल की सलाह पर बादशाह ने फैसला किया कि ऐसी तकनीक इंसानियत के लिए खतरा है अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए। उन दोनों मशीनों, गरुड़ मत्स्य और अग्निवाहन,
को टुकड़ों में तोड़ा गया। उनके पुर्जों को पिघलाकर एक विशाल धातु का स्तंभ, पिलर, बनाया गया और उसे यमुना के किनारे स्थापित किया गया, जिस पर लिखा था, अहंकार और विनाश पर बुद्धिमानी की जीत। लेकिन बीरबल ने एक चीज अपने पास रख ली थी, वो नीला क्रिस्टल। उसे उन्होंने अपने घर के तहखाने में एक लोहे के संदूक में 7 तालों के भीतर बंद कर दिया। बीरबल जानते थे कि वज्रनाभ के आखिरी शब्द मेरे जैसे और भी हैं, सिर्फ बड़बोलापन नहीं था। बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो बस रूप बदलती है, और जब तक वो वापस आएगी ये क्रिस्टल सुरक्षित रहना चाहिए। उस शाम बीरबल और बादशाह महल की छत पर खड़े होकर यमुना को देख रहे थे। नदी अब शांत थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि महाभारत काल में ऐसी मशीनें होती थीं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा, जहां अब तारे चमक रहे थे। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, इंसान का दिमाग ही सबसे बड़ी मशीन है। जो हम आज सोच सकते हैं वो कल हकीकत बन सकता है। जो कल जादू था वो आज विज्ञान है, और जो आज चमत्कार है वो कल आम बात होगी। बस फर्क यह है कि हम उस ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं, बनाने के लिए या मिटाने के लिए। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और बीरबल की पगड़ी थोड़ी हिल गई। उन्होंने उसे ठीक किया और बादशाह की तरफ देखकर मुस्कुराए। एक अनकहा सा सुकून दोनों के चेहरों पर था। वो खौफनाक सपना, वो तैरने वाला ऊंट, वो पाताल की दुनिया, सब अब एक किस्सा बन चुका था। एक ऐसा किस्सा जो सदियों तक माओं द्वारा अपने बच्चों को सुनाया जाएगा। दोस्तों, ये थी बीरबल की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक साहसिक यात्रा। एक मामूली से सिक्के की शर्त से शुरू होकर बात उड़ते हुए मशीनी जानवरों और प्राचीन सभ्यताओं तक जा पहुंची। बीरबल ने साबित कर दिया कि जब मुसीबत पहाड़ बनकर सामने खड़ी हो तो डरना नहीं चाहिए, बल्कि ठंडे दिमाग से उसका हल ढूंढना चाहिए। चाहे दुश्मन पाताल से आए या आसमान से, बुद्धि के आगे सबको झुकना पड़ता है। उम्मीद है आपको यह रोमांचक, रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानी पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ाई तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। कांच के मुखौटे वाले लोग, बीरबल की हवाई लड़ाई, या फिर वज्रनाभ का खुलासा। जाने से पहले एक गुजारिश, इस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी न करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला देती है। उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं और हमारे परिवार का हिस्सा बने। बेल आइकन, घंटी को जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब बीरबल कोई नया कारनामा करे तो सबसे पहले खबर आपको मिले। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। क्या पता उन्हें भी किसी उड़ते ऊंट के रहस्य को सुलझाना हो। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमेशा याद रखें, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, बीरबल जैसी सूझबूझ हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और एक नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।